इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इलास्टिसिटी को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, उस पर काफी चर्चा भी कर ली है और उसके हमने काफी हद तक न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लिए। अब एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं और इस नई चीज का नाम है क्या? प्रेशर। ठीक है, जबकि ये आपका पहले से पढ़ा हुआ है। टर्म तो सारे ऐसे ही आएंगे जो आपके पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है वापस। लिखिए, प्रेशर के बारे में शुरुआत करिए, क्योंकि मैं इसमें समझाने वाली कोई बात नजर नहीं आ रही अभी मुझे, जब तक नहीं आ रही तब तक लिखवाता हूं। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आएगा थ्रस्ट। चैप्टर का नाम है भी ये, मेरे हिसाब से मैंने ये प्रेशर का नाम मतलब हेडिंग नहीं डलवाया, प्रेशर मेरे हिसाब से चैप्टर का नाम है और इसमें पहला हेडिंग है क्या? थ्रस्ट। ठीक है ना, THRUST, थ्रस्ट। लिखें, द टोटल फोर्स exerted by a liquid, the total force exerted by a liquid on any surface in contact, the total force exerted by a liquid on any surface in contact, on any surface in contact with it, any surface of contact with it is called thrust of liquid। ये लिक्विड की ही स्पेशली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लिक्विड का ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ज़्यादातर सारी चीज़ें जो पढ़नी है किसके लिए पढ़नी है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जो प्रेशर पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला पढ़ चुके हैं? मैकेनिकल प्रेशर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल मतलब कोई सॉलिड बॉडी कितना प्रेशर डाल रही है, ठीक है ना। सब कुछ आसान है, परेशान मत होइएगा, बहुत इजी है शुरुआती दौर में, ठीक है ना। क्या लिखा? द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाई ए लिक्विड ऑन एनी सरफेस विद इन कॉन्टैक्ट विद इट, जो कि इसके साथ कॉन्टैक्ट में हो। कोई भी लिक्विड किसी सरफेस पर कितना प्रेशर डाल रहा है, जितना कि वो सरफेस उसके कॉन्टैक्ट में है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने आपसे कहा एक बाल्टी पानी में जो बाल्टी के अंदर पानी है वो तली पर कितना प्रेशर डाल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला जुलाकर वो कितना फोर्स लगा रहा है, टोटल फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, उस टोटल फोर्स को ही कहा जाता है क्या? थ्रस्ट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है ना। क्या लिखा? इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। ऐसे लिखवा दिया क्या मैंने पूरा? ओके, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। प्रेशर, अगली हेडिंग डालिए प्रेशर। पहले छोटे छोटे हेडिंग है, इनको पूरा करिए, फिर माहौल बनेगा, फिर समझाएंगे कहानी, ठीक है ना। प्रेशर देखो, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एट रेस्ट, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एट रेस्ट, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एट रेस्ट per unit area of the surface in contact, per unit area of the surface in contact, per unit area of the surface in contact with the liquid, per unit area of the surface in contact with the liquid is called pressure, is called pressure. The thrust exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called pressure। कुल मिला जुलाकर अभी दो बातें बताई बस मैंने आपको, छोटी छोटी दो बातें बताई। थ्रस्ट किसे कहते हैं और प्रेशर किसे कहते हैं, उसको समझ लो दोबारा फिर से। थ्रस्ट मतलब किसी भी सरफेस पर लगने वाला टोटल फोर्स किसी लिक्विड के द्वारा। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि लिक्विड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें लिक्विड के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो कोई लिक्विड किसी भी सरफेस पर, जो सरफेस इसके कांटेक्ट में है, उस सरफेस पर जितना टोटल फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स, उस फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। इसीलिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी बोलते हैं लोग। सही मानो में हमारे यहाँ लिक्विड के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट। समझ मेरी बात ना? थ्रस्ट किसी सरफेस पर कोई लिक्विड, जो सरफेस इसके कांटेक्ट में है, उस सरफेस पर कोई लिक्विड कितना टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को ही कहा जाता है क्या? थ्रस्ट। अब सर इस थ्रस्ट को अगर पर यूनिट एरिया ले लिया जाए, पूरा एरिया नहीं, पूरे एरिया पे जो पड़ रहा है वो तो थ्रस्ट होता है, लेकिन सर पर यूनिट एरिया अगर इसको नाप लिया जाए तो ये कहलाता है क्या? प्रेशर। आई बात समझ में? यानी सीधे सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट अपने आप में एक फोर्स ही होता है, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया यानी कि फोर्स अपॉन एरिया भी आप
कह सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स अपॉन एरिया मतलब F अपॉन ए, P इक्वल टू F अपॉन ए। यूनिट क्या हो जाएगी? वेरी गुड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, किसकी बात चल रही है? प्रेशर की। तो क्या हो जाएगा सर? mLT की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर mL की पावर -1 T की पावर -2। बड़े काम की बात है ये, ठीक है। प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, वापस से समझिए फिर से। प्रेशर किन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करता है, और वो दो चीजें क्या क्या हैं? टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और सॉलिड। आप सॉलिड के लिए भी आप बात करोगे तो भी यही है, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सॉलिड और लिक्विड, एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे हम वहां पढ़ रहे थे, जब मैं आपको बार बार कह रहा था कि बताओ ट्रक के टायर चौड़े बना देने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा घट जाएगा? किसी एक ट्रक में एक पेयर ऑफ टायर यूज करें या केवल सिंगल टायर यूज करें तो फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा लगेगा? जब पेयर ऑफ टायर लेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। हाँ, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करें। अगर किसी दिमाग में आ भी रहा है कि ज्यादा लगेगा तो बेवकूफी है, ये सेम लगेगा। समझ मेरी बात? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बात समझ में आ रही ना? इसका मतलब ट्रक के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि सर उस पर लोड बहुत होता है, फोर्स बहुत ज्यादा डाला जाता है। फोर्स ज्यादा होने की वजह से एरिया अगर नहीं बढ़ाएंगे तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो चीजें दब जाएंगी, पिचक जाएंगी। समझ में आ रही बात ना? तो ट्रक के टायर चौड़े करने का कारण सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस करना होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल है ना? बहुत अच्छे, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ज्यादा बेसिक सी, बशर्ते कि फोर्स क्या रहे? सेम। अगर मैंने कहा, एक बार फिर सुनिए, मैंने, ये बच्चे ध्यान लगाओ उधर, है ना। मैंने कहा कि किसी ट्रक के 4 टायर वाला ट्रक है कोई, या 4 टायर वाली एक कार है, ठीक है ना। उस कार में अगर 4 सवारी बैठी हो तब, और 5 सवारी बैठी हो तब, चारों बराबर वेट के हैं और 5 वाले भी बराबर वेट का ही है, 5वां भी उनके बराबर वेट का ही है। किस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा? सर 5 सवारी वाले केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा। रीजन क्या है? हम बोलेंगे सर एरिया ऑफ कांटेक्ट तो अभी भी उतना ही है, बट सर फोर्स बढ़ गया है। तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है और ये बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा। समझ गए ना? टायर्स की चौड़ाई आपने उतनी रखी, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ही रखा, एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ही रखा, लेकिन फोर्स बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ही हो, आपने उसमें से एक सवारी को उतार दिया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ट्रक का टायर मतलब गाड़ी के टायर्स उतने चौड़े हैं, कांटेक्ट में उतनी है अभी भी अर्थ के साथ, तो इसका मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट का जो एरिया है वो आपने एज इट इज रखा, लेकिन एक व्यक्ति को उतार दिया, मींस वेट कम कर दिया। तो वेट कम कर दिया मतलब फोर्स कम कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? आपने अपने बैग से 4 किताबें निकाल कर रख दी, तो कल 4 किताबें एक्स्ट्रा लेके गए थे तो तब ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था सर कंधों पे, आज कम प्रेशर पड़ रहा है। सिंपल सा फंडा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? एरिया ऑफ कांटेक्ट तनियों का उतना ही रहा, जो स्ट्रेप्स थे हमारे बैग के वो उतनी चौड़े रहे, कल भी उतने चौड़े रहे, आज भी। लेकिन हमने कल सर 10 किताबें ठूस रखी थी बैग के अंदर, आज हमने 4 किताबें उसमें से कम कर दी, तो आज प्रेशर कम पड़ रहा है, कल प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था। कुछ बात समझ में आई ना? बहुत अच्छी। दूसरी बात, अब मैंने कहा मान लीजिए कि एक ट्रक पर आपने 1000 किलो मतलब 10 क्विंटल वजन लादा, है ना, और एक ट्रक पर आपने 20 क्विंटल वजन लादा, और दोनों के टायर्स सिमिलर हैं बिल्कुल, तो प्रेशर किस पे ज्यादा हो जाएगा? 20 क्विंटल वाले पर। क्लियर है? एक ट्रक पे आपने 10 क्विंटल वजन लादा, एक पे आपने 20 क्विंटल वजन लादा। 10 क्विंटल वाले में 4 टायर लगाए, 20 क्विंटल वाले में 8 टायर लगाए, तो प्रेशर सेम रहेगा। नहीं समझे? क्यों सेम रहेगा? आपने वेट डबल कर दिया, साथ साथ एरिया भी तो डबल कर दिया, तो अगर इसको डबल किया और इसको भी डबल किया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो प्रेशर अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ रही बात ना? यानी दोनों को कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देखना है, कि प्रेशर को, फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए एरिया बढ़ाया घटाया तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा, एरिया को कांस्टेंट रखते हुए फोर्स को बढ़ाया घटाया तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे ना? और अगर दोनों को बढ़ाया घटाया तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? बहुत अच्छे। अगर मैंने दोनों में इंक्रीमेंट ला दिया, बार बार कह रहा हूं, दोनों में इंक्रीमेंट ला दिया तो फर्क सर
अलग अलग आएगा। क्लियर है? अब एक बात और बताओ, ध्यान सुनो, अपने दिमाग से सोच कर बताना। मैंने एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाया 1 मीटर ऊंचा, बेस दोनों का बराबर बनाया, दोनों का सेम बेस बनाकर एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाया 1 मीटर ऊंचा और एक टैंक बनाया 4 मीटर ऊंचा, दोनों को फुल भर दिया। किसकी तली पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा? 4 मीटर वाली जो हाइट का टैंक है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। व्हाट इज द रीजन? सर एरिया ऑफ कांटेक्ट तो उतना ही रहा, तली पर प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो तली का एरिया तो सर उतना ही रहा, बॉटम का एरिया तो उतना ही रहा, लेकिन सर लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ जाने से सर अमाउंट बढ़ गया, हाइट बढ़ जाने से पहले वॉल्यूम बढ़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच में आर तो उतना ही रहा, लेकिन सर आपने एच बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाने से मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और वेट का मतलब ही फोर्स होता है, तो इसका मतलब सर फोर्स बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बड़ी हाइट का जो टैंक होगा उसकी तली नीचे से निकल जाएगी, इसके चांस ज्यादा होंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सर ये बात उसके लिए हो रही है ना, सरफेस और टैंक के बीच। हाँ, सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन सा वाला टैंक? ये अगर वाटर और टैंक के बीच में करेंगे तो अलग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसमें तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात, जो कांटेक्ट में सरफेस एरिया वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? अभी बताओ, पहले इतनी बात समझ में आ रही जो मैंने बताई? बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया, वो भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो है नहीं? बहुत अच्छे। अब इसने कहा ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए नेल, एक नेल पर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक नेल के ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, कितना? 40 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना है? 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको प्रेशर बताना है, करके बताइए जल्दी से अपनी कॉपी पर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक नेल पर मैंने 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, मतलब उसको ठोकने के लिए, नेल है ये, मेरे हाथ में नेल है, इस नेल को ठोकने के लिए यहां पर मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसका जो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट था, यहां पर ये एरिया ऑफ कांटेक्ट ये कितना है? 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए नेल पर प्रेशर कितना पड़ा होगा? कितना बच्चे? नहीं 4000 तो नहीं, ध्यान से काम करो। वेरी गुड, 4 × 10 की पावर 8 पास्कल। हाँ वेरी गुड। ऐसा यूनिट पास्कल होती है, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल। नहीं समझे? अरे सीधे सीधे बस क्या करना है, P = F/A। सर F कितना है? 40। एरिया कितना है? 0.001 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। रुक जाओ अभी, बताओ उस वाली लाइन में बताओ, इस ग्रुप में बताओ, उस वाले ग्रुप में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर 4 से क्या करूं? मल्टीप्लाई, पिटाई कर दूंगा। 10 की पावर 4 से डिवाइड, या फिर कहो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर -4। नहीं समझे? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना। नहीं समझ में आ रहा है? ना आ रहा हो तो बताओ मुझे। सर कितनी बार बताऊंगा भाई? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर का स्क्वायर, मतलब 1/10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे या तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करिए, या कहेंगे 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, 10 की पावर -4 से ओके। अब आप मुझे बताएंगे। हाँ बहुत सारे हाँ वेरी गुड। अगर हम इसी तरह से, बात वही तो आ रही ना, अभी बताऊंगा, ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना? बहुत सारी नेल्स अगर हमने ले ली तो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होने लगेगा? प्रेशर रिड्यूस होने लगेगा। क्लियर है इतनी बात? अभी कोई डाउट है? नहीं है ना? आज दिव्यांशु के साथ करते हैं एक्सपेरिमेंट, पता चल जाएगा अभी आपको। देखो सबसे पहली बात आप ध्यान सुनो, इस पेन के आपको 2 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। एक सामने वाला हिस्सा है जिसको हम नेल की क्या ले सकते हैं? फ्रंट, और ये बैक है एक तरीके से, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? तो हम यहां से कह सकते हैं कि अच्छा ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है ना? चेक ये करना है कि एक बार इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांटेक्ट में रखेंगे, किसके? दिव्यांशु की हथेली के, ठीक है ना? और फिर इसके ऊपर लोड डालेंगे, देखेंगे कितनी देर तक ये उसको झेल सकता है,
और फिर एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? आ जाओ, अभी पता चल जाएगा। इसको अपने हाथ पे ऐसे पकड़ के रखो ऐसे, ठीक है ना। अभी देखते हैं भाई कितनी देर तक झेल सकते हैं ये। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत करो, सीधे रखना। क्या चीज? क्या करे? कॉपी से लग रही वो बहुत भारी है। नहीं भारी कहाँ है, कुछ भारी नहीं है, कुछ नहीं। देखो अरे तुम लड़के को कम मान रहे हो क्या? लड़का भी तो बाहुबली है भाई, है ना। उसको हल्के में मान रहे हो, हल्के में ले रहे हो। ठीक है, टाइमर लगा, देखते हैं कितनी देर तक इसमें झेलते हैं। ठीक है ना। 11 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड 5 नहीं, वो बस मैंने खाली हल्का सा सहारा दे रखा। तो गाइस यहाँ पे ऐसे ही अत्याचार होता है। एक्सपेरिमेंट के नाम पे मुझे बहुत पनिशमेंट मिलती है ना। कितने देर हो गई? 1 मिनट लगाना बस। आधा सेकंड हुआ यार। सामने वाले को तो देखो, बेचारे के हाथ भी दुखने लगे होंगे। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख लो। हो गया 1 मिनट, हो गया। आप देखते हैं, देखो अभी हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था। देखो उसके हाथ में अच्छा खासा निशान हो गया। तुम लोग कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना? ऐसा लगता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ये लिया था, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा लिया था, फर्क आ गया। आप देखिए, क्या है कुछ भी भाई 1 मिनट के लिए रखना है। कहाँ लगाया हाथ? ये ऊपर करो हाथ। चीटिंग कर रहा है क्या? नहीं सर, कोई देखिए सर, मेरे हाथ नहीं है। कहीं ऐसा ना अंदर चला जाए, तुम बताओ भी नहीं। बता देना, बता देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ से उठा के तो नहीं रखे हो। नहीं सर, बहुत हल्का सा। अच्छा, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, करंट जैसा लगने लगा है। ठीक है ना, करंट जैसा लग रहा है ना? चलो खैर, मतलब कहने का यह कुल मिला के ये एहसास कराना है कि इस केस में प्रेशर कम लगता है और इस वाले केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। और जिस जिसको, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा परफॉर्म किया। जिस जिसको फील नहीं हुआ है उसको कल फील कराएंगे। ठीक है ना। कल कैसे फील कराएंगे? कल किसी एक स्टूडेंट को फ्लैट शूज पहन के आना है, वो तो पहन रखे हैं, अभिलाषा ने अभी, है ना। और किसी एक गर्ल को कल पेंसिल हील पहन के आनी है। ठीक है ना, जानते हो पेंसिल हील? ठीक है, तो जिस जिसको आज दिव्यांशु का दर्द महसूस नहीं हुआ उसको कल महसूस करा देंगे। एक बार फ्लैट जूता रखा जाएगा पैर पे और एक बार पेंसिल हील रखी जाएगी। ठीक है ना, नहीं समझ रहे हो? कुछ नहीं टूटेगा, कहाँ टूट जाएगा? सुनो, अगर बस ये इतना होता है कि हाँ, अभी दिव्यांशु की तरह वहां पर कुछ लोग जो है ना सख्त बनने के चक्कर में लगे रहते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर मेरा पैर रखा जाए पार्टी में दिव्यांशु जैसे लोगों के पैर पे, तो चढ़ जाएंगे उल्टा, है ना। ये अरे दिख नहीं रहा, क्या अंधे हो ये वो। और अगर किसी की पेंसिल हिल भी रखी जाएगी, अच्छा कोई बात नहीं होगी। समझ में मेरी बात ना? मीन्स पेंसिल हिल तो मैं नहीं पहनूंगा, लड़कियां पहनेंगी, तो जाहिर है कि लड़कियों का अगर पेंसिल हिल भी रखी जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन
अभी सुनो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई इसका मजाक नहीं कर रहा, इसको आप एहसास तभी कर सकते हो जब ये काम कभी हो। किसी भी व्यक्ति ने फ्लैट जूता पहना हुआ, आपके पैर पे पैर रखा जाएगा, कितना भी भारी व्यक्ति हो भाई, एक लिमिट से ज्यादा भारी तो होगा नहीं कोई व्यक्ति। 80-90 किलो के व्यक्ति का भी पैर अगर आपके पैर पे रखा जाए और उसने फ्लैट जूता पहना हो तो उतना प्रेशर नहीं आएगा। और खुदा ना खास्ता 50-60 किलो का वजन रखने वाली किसी लड़की ने भी अगर आपकी पेंसिल हिल आपके पैर पे रख दी, पंजे पे रखी गई, तो क्या होगा आपका, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर पता चलेगा क्या हुआ, ठीक है ना। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बताओ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान सुनो, बस अब ध्यान सुनो। अगर इस किताब को मैं अपनी हथेली पे ऐसे रखूंगा, सुनो, ये किताब अगर मैं अपनी हथेली पे ऐसे रखूंगा तो प्रेशर इस केस में और एक बार इस केस में, बताओ किस केस में ज्यादा होगा? सर इस केस में ज्यादा होगा। दोनों का लोड सेम हो, मतलब दोनों केस में वेट उतना ही है, लेकिन सर इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कांटेक्ट में है वो बहुत कम है, इस केस में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा है। इसीलिए सर सोने आराम करने के लिए हम क्या करते हैं? आराम करने के लिए हम लोग लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं? क्योंकि खड़ी हुई कंडीशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि कांटेक्ट में है वो कम होता है। खड़ी हुई कंडीशन में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? कम है। लेट जाएंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बोलो बस। हाँ, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। बहुत बढ़िया। एक सवाल पूछा है किसी बच्चे ने कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट की कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है कि जिस पर पहुंचकर प्रेशर बिल्कुल ही ना लगे? हाँ मिलेगी, मैथमेटिकली मिलेगी, प्रैक्टिकली ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली मतलब क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब तक इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक प्रेशर जीरो नहीं होगा। जब F/A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इन्फिनिटी होगा तो प्रेशर जीरो होगा। मैथ्स कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनफाइनाइट होना चाहिए, प्रेशर जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो मैथमेटिकली तो ये कभी भी, मतलब ये हम कभी ट्रू कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट एरिया मैथ्स के हिसाब से कभी पॉसिबल नहीं है। बट जिस कंडीशन पर पहुंचकर आपको प्रेशर महसूस होना बंद हो जाए, बस वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके लिए क्या है? इनफाइनाइट है, जबकि वो फाइनाइट होता है। समझ में आ रही बात? जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप। मान लो आपने कहा कि मैंने मेरे सर पे, बात ध्यान सुनिए, आपने अभी मेरे सर पे रख दिया वजन कितना? 20 किलो, ठीक है ना। और 20 किलो वजन ऐसे सर पे सीधे रख दो बस, तो अभी मेरे ऊपर क्या लगेगा? मुझे प्रेशर अच्छा खासा महसूस होगा। फिर मैंने क्या किया? थोड़ा सा यहां पर एक गत्ता, कोई गत्ता लिया है, कोई भी एक चीज ली और उसको थोड़ा बढ़ा दिया ऐसे, इतना, या चलो वो भी ना बढ़ाया, बस खाली अपने हाथ ऐसे जोड़ लिया उसके साथ, प्रेशर क्या हो जाएगा? थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब मैंने एक बड़ा ले लिया गत्ता, ठीक है ना, तो उससे प्रेशर और क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको आप इतना बड़ा कर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कि आपको एरिया फोर्स महसूस होना, मतलब प्रेशर महसूस होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि एग्जैक्टली जीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जीरो तभी पॉसिबल है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो। और वैसे भी अब एक और बात काम की है, ध्यान सुनना। ये नहीं कि आपने कहा सर मैंने क्या कर दिया, आपके सर के ऊपर चौड़ा ढक्कन रखता चला गया मैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, उससे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा? उसके चौड़ा होने से मुझे क्या मिल रहा है? कांटेक्ट में जो एरिया है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। मींस मेरा सर बड़ा होता चला जाए तो उसी मास से, उसी वेट से क्या हो जाएगा? प्रेशर कम लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी कोई डाउट है? नहीं। अब क्वेश्चन सुनिए, आगे एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। लिखिए, जिस पर, हाँ नहीं, जिस पे डाल रहे हैं उस पे लग रहा है प्रेशर। सुनो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। एक स्टूडेंट का सवाल ये है कि सर जैसे आप जो प्रेशर की बात कर रहे हैं वो प्रेशर कौन फील करता है या प्रेशर किस पर पड़ता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, हे बच्चे ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ। मान लीजिए कि ये कहा गया ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने ये बॉडी रख दी, तो इसके कारण इस पे प्रेशर पड़ रहा है और इसके कारण मेरे हाथ पे प्रेशर पड़ रहा है। समझ मेरी बात? इन दोनों के कारण मेरे हाथ पे प्रेशर पड़ रहा है। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर इस पे पड़ रहा है, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में होगा उतना ही कम प्रेशर लगेगा। तुम और क्या जानना चाह रही हो कि अब यहाँ कहना चाह रही है कि सर जैसे देख लीजिए अर्थ तो मान लीजिए हमारे हिसाब से इनफाइनाइट है ना, तो जब हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ का एरिया तो इनफाइनाइट हो गया, उसके इनफाइनाइट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है एरिया ऑफ कांटेक्ट, इसका भी एरिया बड़ा है, कहने को नीचे वाली किताब का एरिया बड़ा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कौन सा एरिया चाहिए जो कांटेक्ट में है, इसके वेट के कारण इस पे लग रहा है। अभी देखो मेरी बात ध्यान सुनना, इस किताब पर पड़ने वाला प्रेशर, अभी यही किताब इस किताब पे रखी है मैंने, तो इस किताब का इस किताब पर जो प्रेशर पड़ेगा वो कम होगा, और जो मेरी हथेली पे प्रेशर पड़ेगा ऐसे अकेले खाली रख देने से वो ज्यादा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि मेरी हथेली का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो आप देखो इससे भी कम हो गया, लेकिन पहले ये पूरी किताब उसके पूरे के पूरी कांटेक्ट में थी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अभी हमारी अर्थ चाहे जितनी बड़ी हो, हमें प्रेशर उस पूरी अर्थ का एरिया नहीं लेना है। जैसे मैं अभी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूं तो बस मेरे दोनों पैरों का एरिया लेना है। जब भार आपके सर पे रखा है तो आपका सर बड़ा भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सर बड़ा होता चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो चीज रखी है वो तो उतनी एरिया में रखी है। जैसे आपके सर पे टोकरी रखी है, टोकरी का बेस तो नहीं है, टोकरी का बेस तो नहीं है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट तो नहीं होगा। सर मतलब दोनों का सरफेस बढ़ेगा तभी प्रेशर हाँ 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 हाँ, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? सही कह रहे हो, वेरी गुड। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना होगा, ठीक है ना? अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो ही प्रेशर रिड्यूस होगा, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं बढ़ रहा है ना तो प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर? अभी कोई डाउट है? नहीं, इस पे करेंगे, परेशान मत होइए, इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ठीक ठाक, ठीक है ना? अच्छा, अब यही जैसे मैंने आपको बताया अभी ना, अभी ये जो हम पेन दिखा रहे थे, मैंने 3-4 पेन मांगे थे इसलिए। अभी एक बात सुनो, अगर हम इस नेल को ना केवल ऐसे नेल की तरह से ऐसे रख रहे हैं अकेले, तो अकेले में ये मेरे हाथ पर प्रेशर ज्यादा डाल रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं हल्का सा भी इसको, और जितना इस पे लोड डालता जा रहा हूं, यहाँ ऊपर से जितना लोड डालता जाऊंगा उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन यही अगर मैं 4 पेन ले लूं, दिखाओ, है ना? अब इनमें इनको 4 पेन कर देता हूं, ठीक है ना? इनको सब 4 पेन को जोड़ करके, अब देखो नुकीली उतनी है चारों, अभी भी उतनी नुकीली है ना? पहले से अभी भी जो है देखो इसमें 4 नोक हो गए, लेकिन अब मैं अगर इसको ऐसे मिला रहा हूं बहुत कम हो गया, देखो अच्छा खासा, जबकि मैं अभी अच्छा खासा लोड डाल रहा हूं, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चारों मेरे, जबकि चारों कांटेक्ट में है। समझ में आ रही बात ना? अभी हम दिव्यांशु के हाथ पे जो ये एक पेन रखे हुए थे, इस एक पेन से उसके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा था, नहीं बता रहा था आपको, अलग बात है। लेकिन अगर ये चारों पेन उसके हाथ पे ऐसे रख देते और फिर इसके ऊपर लोड डालते तो प्रेशर क्या हो जाता? कम हो जाता। मींस अगर मैं आपसे कहूं एक अकेला पिलर बीच में खड़ा करके और उस पर उस पे पूरा एक बड़ा सा लिंटर डाल दीजिए, मतलब बड़ा सा स्लैब डाल दीजिए, तो और सर फिर ये, लेकिन हम करते क्या जनरली, चारों कॉर्नर पर 4 पिलर लगा के तब स्लैब डालते हैं, कारण ताकि प्रेशर क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है ना? अकेले अगर एक पिलर लगाओगे, आप एक किनारे तो नहीं लगा सकते, एक पिलर तो झुक जाएगा वैसे ही, लेकिन चलो बीच में तो झेल सकता है ना उसको, लेकिन बीच में भी अगर उसको झेलने की कोशिश करोगे तो इधर से क्या हो जाएगा? वो तो झुक जाएगा, साथ ही साथ पिलर भी दब जाएगा, उतने लोड में एक अकेला पिलर नहीं झेल पाएगा उसको। समझ में आ रही बात ना? तो पिलर की संख्या बढ़ाने का रीजन क्या होता है? हमने कहा जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतने ज्यादा पिलर लगाने होंगे। क्या रीजन है? क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाओगे उसमें उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, और जितना ज्यादा मटेरियल लगेगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा मतलब फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए जमीन उतना प्रेशर बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये पता नहीं है वहां पर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया, अभी क्लियर हो गया? हाँ, उससे 2 चीजें, 2 फायदे होते हैं। घर में पिलर की संख्या बढ़वा देने से 2 फायदे हैं ना, एक तो प्रेशर रिड्यूस हो गया और साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होने से ही फायदा मिलता है, ठीक है? ओके, अभी सुनो इधर, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? और फिर इसी एग्जांपल में, पहला एग्जांपल सुनिए, ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, ये एग्जांपल्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा द प्रेशर, या इट इज इजियर टू कट द वेजिटेबल्स फ्रॉम ए शार्प नाइफ देन ब्लंट नाइफ, सही है गलत है? सही है। अगर कोई रीजन पूछे तो सर शार्प नाइफ की जो एज होती है वो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, उतना ही फोर्स डालने पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए आप जो हमारे पास जो नाइफ होती है, किचन नाइफ जो होती है जनरली, उसकी नाइफ की दूसरी वाली एज पर, जो शार्प वाली एज है उस पर आप उंगली फिराएंगे तुरंत कट जाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर वाली एज पर फिराते रहोगे उंगली को तो नहीं कटेगी, जो चौड़ी होगी
वो भी इतनी चौड़ी नहीं होती, लेकिन हल्की सी भी चौड़ी हो जाने से क्या हो जाता है, कट नहीं लगता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब शार्प नाइफ या फिर कैंची वगैरह को शार्प क्यों किया जाता है? ताकि प्रेशर शार्प करने की वजह क्या होती है, चाकू वगैरह को हम कभी थोड़े थोड़े दिन बाद क्या करते हैं, शार्प करते हैं, ताकि प्रेशर आसानी से पड़ सके और सब्जी आसानी से कट सके। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। दूसरा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, मैंने आपसे कहा रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर्स क्यों बिछाए जाते हैं? डू नो अबाउट द स्लीपर्स? रेलवे ट्रैक ये होते हैं, उनके नीचे आपने देखोगे पत्थर के बड़े बड़े ऐसे खंबे जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। अगर इतनी पटरी, सिर्फ इतनी पटरी, भाई पटरी की चौड़ाई ज्यादा कितनी होती है? इतनी चौड़ी होती है बस। पटरी की चौड़ाई आपने देखा कि मान लीजिए सर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पटरी का इतना है बस, इस पटरी को आप सीधे जमीन पे रख दो और उस पे उतना जितना ट्रेन का वजन होता है उस पे लाद के देखो, धंस जाएगी वहीं, क्योंकि जमीन इतना लोड बियर नहीं कर पाती। तो ये जो हमारे जो अर्थ है उसकी प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इतना ज्यादा लोड इतनी कॉन्सेंट्रेटेड जगह पर डाल दिया जाए, मींस एरिया को इतना रिड्यूस करके उस पर लोड डाल दिया जाए, नहीं बियर कर पाएगी। समझ में आ रही बात ना? उसके लिए हमने क्या कर दिया, नीचे स्लीपर्स बिछा दिए जाते हैं। उन स्लीपर्स के बीच में भी पत्थर बिछाए रखते हैं। समझ में आ रही बात ना? बहुत सारी पत्थर क्यों बिछा रखे हैं? ताकि वो सब पूरा का पूरा क्या है, कांटेक्ट में आ जाए। पहले तो इससे पहले क्या होता था, अभी तो सीमेंट के हम लोग सीमेंट के जो है ना गार्डर डाल रहे हैं या वो स्लीपर्स डाल रहे हैं। पहले लकड़ी के चौड़े चौड़े फट्टे लगाए जाते थे, लकड़ी के चौड़े चौड़े, जितने ज्यादा चौड़े होंगे उतना ही पटरियों पर प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है ना, और पटरियां धंसने से बच जाएंगी। दो एप्लीकेशन हो गए। अगर हम दो पैरों पर खड़े हों और एक सिंगल पैर पर खड़े हों तो प्रेशर किस पे ज्यादा पड़ेगा? सिंपल फंडा है। समझ में आ रही बात ना? सिंगल पैर पर खड़े होने पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। थोड़ी देर एक्सरसाइज करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। भूमिका करना चाहोगे एक्सपेरिमेंट? हाँ, नहीं यही करोगी? एक पैर पे खड़ा होकर के कितनी देर देखा जा सकता है? तो बस चल जाएगा। वही हम लोग दो पैर पे खड़े होते हैं तो पूरे दिन खड़े रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन एक पैर पे खड़े होने में हालत खराब हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी नहीं करते, फिर करेंगे, ठीक है ना, फिलहाल, है ना? ओके, आप सुनो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। इसने कहा, हाँ बच्चे, एक और बात है, जो एक पैर पे खड़े होते हैं ना, तो आंख बंद करके खड़े नहीं हो पाते। आंख बंद करके खड़े नहीं हो पाते? क्यों? ऐसा क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल? यार इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है? बैलेंस, एक मिनट को शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक पैर पे खड़े होने से क्या हो जाएगा? सांस रोक लें अगर तो खड़े रहेंगे आराम से। कब तक खड़े रहेंगे? तो ठीक है, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं। चलो सुनो, अच्छा अच्छा ठीक है, इस बारे में देखेंगे क्या है कॉन्सेप्ट, पता नहीं। अभी सुनो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। पहला कॉन्सेप्ट सुनिए। इसने कहा पेपर पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। पेपर पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। इनको पॉइंटेड एंड्स वाला बनाया जाता है। क्यों? तो रीजन समझ में आ गया होगा। सर पॉइंटेड एंड इजीली जो है धंस जाता है, क्योंकि उस पर उतना ही फोर्स डालने पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। क्लियर हो गया? दूसरा, इट इज पेनफुल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, इट इज पेनफुल टू वॉक ऑन ए रोड कवर्ड विद पेबल्स हैविंग शार्प एजेस। पथरीली या कंकरीली जमीन पर चलना बहुत पेनफुल होता है। कंकरीली जमीन, जहां कंक्रीट पड़ी हुई हो, रोडियां पड़ी हुई हो, ठीक है ना, समझ मेरी बात ना? तो रोडी पड़ी है, अगर उसके ऊपर से हम चलते हैं तो, और पेबल्स, किस तरह के पेबल्स? नुकीले पेबल्स, तो हमारे ऊपर हमें चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। समझ गए ना? कारण क्योंकि हमारे पैरों का उन पेबल्स के साथ जो कांटेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जितना ज्यादा रिड्यूस होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? हाँ, बहुत सारे भी होंगे तो भी नहीं समझे। उसने क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल नहीं बोला। क्या बोला? इट इज पेनफुल। चल के देखना तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक्सपेरिमेंट करवाएं।
लेके आएंगे, ठीक है ना, पेबल्स ले आएंगे थोड़ी सी, ठीक है ना, नुकीली पेबल्स, और फिर ला करके उनको तुम्हारे पैरों के नीचे फिर तुमसे वॉक कराएंगे, ठीक है ना। चलो वॉक करके देखो, ठीक है ना। अच्छा खासा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ में ना। ओके, दूसरी बात, अच्छा बता रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल नहीं बोला जा रहा, पेनफुल होता है भाई, सिंपल है। अरे एक बात तो बताओ, तुम इसको सारे इसको ही छोड़ दो, है ना। आप एक फ्लैट चप्पल लाते हैं और एक आपने देखी होंगी दानेदार चप्पल होती हैं, हाँ वो एक्यूप्रेशर वाली जो है ना, ठीक है ना। तो जो दानेदार चप्पलें जो होती हैं जिनमें पेबल्स निकले होते हैं हल्के हल्के, पहले 2-4 दिन तक तो उनको पहनना इतना मुश्किल रहता है जिसके कहना नहीं, पहले 2-4, वो फिर हाँ थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, फिर वो जो पेबल्स होते हैं उनको फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं हल्के हल्के, तो फिर फ्लैट हो जाते हैं, और एज वेल एज हमें हमारे शरीर को उसकी आदत होने लगती है, तब जाकर के वो प्रेशर रिड्यूस होता है। लेकिन नई नई चप्पलें अगर लेके आए आप वो, तो उनमें चलना कितना मुश्किल हो जाता है, वो आप उसी साइड लगा लीजिए। क्लियर है ना। ओके, किसका एक्यूप्रेशर करके होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग प्रेशर डालते हैं ना भाई, मतलब कुल मिला जुलाकर प्रेशर से बहुत सारी चीजों को आराम मिलता है। अगर आप उस तरह की चप्पलें पहनते हैं ना, तो आपके शरीर में ना जो ब्लड का प्रवाह है, फ्लो है, वो आसान हो जाता है। ब्लड का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसको प्रेशर को बढ़ाते हैं वो, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो इजीली होने लगता है। फ्लैट चप्पल्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर, चलो ध्यान लगाओ, सुनो, बस 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 ध्यान दो इधर, है ना। ओके, इसने कहा रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स, ये तो समझ में आ गया। तीसरा, वन कैन वॉक ऑन सैंड इजीली बाय प्लेसिंग वुडन प्लैंक्स ऑन द सैंड। अगर आपको सैंड पर चलना है तो क्या बेहतर तरीका हो सकता है आपके पास? आपको बस एक लकड़ी का फट्टा लेके जाना होगा, चौड़ा सा फट्टा ले लो लकड़ी का, वो लेके जाओ, अच्छी खासी वॉक करके आ सकते हो। कहां पर? सैंड पर। अदरवाइज आपको 50-100 कदम उठाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सैंड में, जहां बिल्कुल खुली सैंड पड़ी होती है, खुली सैंड, ठीक है ना। मरुस्थल में क्या होगा, आप जैसे ही पैर रखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, पैर धंस जाएगा, फिर उसको बाहर निकालेंगे अच्छा खासा, उसमें टाइम लगेगा, फिर वो अगला वाला पैर, इसको निकालने के चक्कर में ये धंस जाएगा। समझ में आ रही बात ना? पेस को निकालने से मैं ये 10 जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, आगे थकता रख के उस पे पैर रखिए, फिर आगे तकता रखिए, ऐसे करके पैर रखते रखते आप, उसने कहा इजीली हम सैंड पर चल सकते हैं, बशर्ते कि क्या करें, एक वुडन प्लैंक रख करके अपने पैरों के नीचे तब मूव करें। ऐसा करने से क्या हो जाता है, सैंड और वुडन के बीच में एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, तो वो वुडन प्लैंक सैंड के अंदर नहीं धंसता। हालांकि हमारे पैरों का एरिया, अच्छा एक बात सुनो, ये बच्चे ध्यान लगाओ, अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है, जब हम लोग खड़े हुए हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है, हमारे अपने वेट के कारण, क्लियर है ना। तो वो प्रेशर हम पे क्यों है? अभी तक तो मैं बार बार ये बोल रहा था कि प्रेशर किस पे पड़ता है, जिस पर रखी जाती है चीज, एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब जैसे मैंने कहा ना, मेरे हाथ पे अगर ये पेन रखे हैं तो मेरे हाथ पे इनका प्रेशर है, तो रिएक्शन से ये प्रेशर महसूस करेगा। ये हमारे वो वेट, हमारे पैर, वो हमारा पूरा वेट हमारे पैर, तो प्रेशर तो सरफेस को लगना चाहिए ना, हमें क्यों महसूस हो रहा है? वो सारे के सारे नीचे थोड़ी ना है, हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो, अरे भाई हमारी बॉडी, एक बात बताओ, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, सुनो सुनो सुनो, हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो कहां पर ज्यादा है, कहां पर लाई करता है, सेंटर ऑफ मास पर लाई करता है। मींस पैरों पे थोड़ी लाई करता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में लाई करता है। उस वेट, वो वेट प्रेशर डाल रहा है हमारे पैरों पर। कुछ बात समझ में आ रही ना? हमारा जो वेट है, मेरा जो वेट है वो जमीन पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन मेरे पैरों पे भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेट पैरों के तो ऊपर है ना, पैरों के ऊपर है। समझ में आ रही बात ना? अच्छा एक बात बताओ, हे बच्चे ध्यान लगाओ, 6 घंटे 7 घंटे खड़े होकर के कोई व्यक्ति ड्यूटी करके जाके क्या बोलता है, यार पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर बड़ी दिक्कत में आ रहा है, चरचस कर रहे हैं पैर। पैरों को क्यों बोल रहा है ना? कभी बोला कि गर्दन में दर्द हो रहा है? 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे खड़े होकर के आने वाला व्यक्ति गर्दन में दर्द नहीं बताता, पैरों में दर्द बताता है, जैसे मैं ही बताता हूं, मेरी अपनी खुद की बात है ये।
ठीक है ना, किस दिन आपको दिखा दूंगा कि कितना स्वेलिंग आ जाती है पैरों पर शाम तक, ठीक है। डेली का ही ये रूटीन बन चुका है 6-7 घंटे, क्योंकि मैं अभी तो 2-3 दिन पहले मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने चेयर्स नहीं रखी हुई अपने रूम में अपने लिए, वो इतने दिन से परेशान, उस दिन से अभी रिसेंटली पता चला, बड़ा महान काम कर रखे हैं। तुमने कहा यही रूल है, सही मायनों में यही रूल है कि टीचर्स की चेयर नहीं होनी चाहिए टीचर्स के रूम में, समझ में आ रही बात ना। बाकी सबकी होनी चाहिए, ऑडियंस की होनी चाहिए लेकिन टीचर्स की नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही बात ना। वो है तुम्हारे स्कूल में? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ तुम्हारे स्कूल में है? हाँ है तो गलत है वो तो सब अपने आराम के लिए कर लो तो अलग बात है। इसलिए तो मैं तो अपने टीचर्स को भी बोलता हूँ, यार मुझसे क्यों नहीं सीखते हो तुम लोग। मैं अगर संडे के दिन 1-2 चेयर यहाँ फालतू आ भी जाते हैं, उनको भी जैसे ही आता हूँ बाहर निकाल के रख देता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर, अगर यहाँ चेयर रखी भी होती है तो मैं जनरली यहाँ से निकाल के बाहर रख देता हूँ चेयर। हाँ नहीं होती ना, हाँ यही रूल ही है कि टीचर्स की चेयर नहीं होती टीचर्स के रूम में, मतलब आई मीन क्लासरूम में टीचर की चेयर नहीं होती है, स्टाफ रूम में बैठना अलाउड नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात ना? ओके सुनो, लेकिन वो 5-6 घंटे का स्ट्रेस इसीलिए बाद में दिखता है, जाके पैरों पे दिखता है, ठीक है। चलो छोड़ो, अब ध्यान लगाओ। तो जितना ज्यादा, सुनो भाई ध्यान लगाओ, अभी मैंने आपसे एक और सवाल पूछना है, बताओ बैक के स्टेप्स चौड़े बनाए क्यों जाते हैं? समझ में आ रहा होगा, ताकि उतना ही लोड डालने पर प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रहा है? तो यानी कि प्रेशर का कहानी खत्म। अगला टॉपिक लिखिए, पास्कल्स लॉ, जल्दी से देखिए। 1-2 एक्सपेरिमेंट तो हम प्रेशर का करेंगे और एक पास्कल्स का भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल समझ लो पास्कल लॉ को, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है भाई, पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ ये लॉ है तो इसका स्टेटमेंट जरूर आएगा, लिखिए। इट स्टेट्स दैट in an enclosed fluid, enclosed की स्पेलिंग है ENCLOSED वाली, in an enclosed fluid। पहले आप एक बात समझिए, 3 चीजें होती हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक नया टर्म आ रहा है फ्लूइड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? वेरी गुड। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड। समझ में आ रही बात ना? जैसे मैंने आपको वायर के बारे में बोला था कि वायर के अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड डालने पर उसके अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है। फ्लूइडिटी का मतलब है वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे लिक्विड बहने लगता है ना इजीली ऊपर से नीचे, वैसे ही वो लोड ना भी डालो तो भी अब क्या होने लगता है, बहने लगता है, जैसे पानी बहने लगता है वैसे ही वो भी। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो फ्लूइड हर वो चीज जो कि फ्लो कर सकती हो। अब बताओ, लिक्विड फ्लो कर सकता है? यस सर। गैस फ्लो कर सकती है? यस सर। इसलिए गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं। समझ में आ रही बात ना? यानी कि जब भी मैं ये बात बोलूंगा फ्लूइड तो आप समझ जाना ये लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है और गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो इसने क्या बोला? इट स्टेट्स दैट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, इनक्लोज्ड मतलब बंद, फ्लूइड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो करे, मतलब लिक्विड और गैस, इनक्लोज्ड फ्लूइड, कॉमा लगाइए। इफ एन, पहले मैं बिल्कुल वही डेफिनेशन लिखवाता हूं जो कि पास्कल्स के लॉ की है, फिर थोड़ा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ एन इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, if an increased pressure is produced, if an increased pressure is produced in any part of the fluid, if an increased pressure is produced in any part of the fluid, it states that in an enclosed fluid, if an increased pressure is produced in any part of the fluid, then this change of pressure is transmitted, undiminished to all that, undiminished, अजीब से डेफिनेशन फिर मैं और करके लिखवाऊंगा, ठीक है ना। चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड undiminished to all other parts of the fluid, undiminished to all other parts of the fluid,
ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, लिख लिया पूरा। पास्कल ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई थी, काफ़ी काम की बात है वैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना। अब देखो होता यह है कि ये सब काम ऑलरेडी हो रहे थे, और कितने साइंटिस्ट से पहले आके बड़े बड़े इन्वेंशन करके जा चुके थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया इस तरफ। अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी भी दुनिया में ऐसा नहीं कि संभावनाएं खत्म हो गई हैं, अभी पता नहीं ऐसे कितने पहलू हैं इस दुनिया के अंदर, इतनी रहस्यमयी दुनिया है ये। हम इस यूनिवर्स के मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस यूनिवर्स के 1% हिस्से को भी सही से नहीं जान पाए हैं, समझ ना। तो यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ बचा है जो जानने के लिए बाकी है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि संभावनाएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि उस दौर में भी जब पास्कल से बात बता रहे थे, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद थे जो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। किस तरफ? पास्कल ने बताया कि अगर प्लीज कॉन्सेंट्रेट, किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड में, इनक्लोज्ड वर्ड क्यों यूज किया पहले ये समझो, क्योंकि अगर कोई ओपन फ्लूइड होगा तो उस पर प्रेशर डालने पर वो इधर उधर फैल जाएगा, फ्लो कर जाएगा, समझ गए ना, तो उससे प्रेशर महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब बंद से मेरा मतलब कहीं भी उसको बाउंड्री दे दी, उसको बाउंडेड है, बाउंडेड, क्लियर है। अगर बाउंडेड फ्लूइड को प्रेशराइज किया जाएगा, प्रेशराइज करना क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कैनाल में, कोई नहर है, कैनाल है, उसमें आपने आगे बैराज लगाए हुए हैं, यानी वहां पर आगे चैनल्स लगाए हुए हैं आप लोगों ने पानी को रोकने के लिए। पीछे से पानी बहुत ज्यादा आ जाए तो ये जो चैनल्स हैं इन पर भी प्रेशर बढ़ेगा, और जो आपकी कैनाल की दीवारें हैं उन पर भी प्रेशर बढ़ेगा। ये एक तरीके का इनक्लोज्ड फ्लूइड है, हालांकि पूरी तरीके से इनक्लोज नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ फैलने की टेंडेंसी है। भाई ऊपर से तो ओपन ही होती है ना नहर, जो नहरें होती हैं वो साइड से तो बाउंडेड हो गई, सामने आपने चैनल लगा दिया, पीछे से मान लीजिए कि बाढ़ का पानी आया, काफी ज्यादा आ गया, तो अब वो चैनल्स के ऊपर, जो चैनल सामने लगे हैं उसको रोकने के लिए, वो चैनल्स के ऊपर भी क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, और इधर भी प्रेशर डालेगा। कहीं कहीं वो नहर पता लगा यहां से टूट करके इधर खेतों में घुस जाएगी, इधर से कहीं कोई हिस्सा तोड़ेगी, जहां जहां कमजोर कहीं पड़ा होगा जगह, कोई किनारा है जहां से कमजोर पड़ा होगा, वहीं से पानी प्रेशर डालकर तोड़ के निकल जाएगा। समझ में आ रही बात ना, पानी में बहुत ताकत होती है, समझ में आ रही बात ना। हमें लगता है खाली हवा में बहुत ताकत होती है, पूरी दुनिया को हवा इधर से उधर दौड़ा रही है, समझ लो ना। टायर्स में भरी हुई हवा ही तो है, एक टायर की हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, बताओ गाड़ी चलती है क्या आगे, समझ लो ना। हवा की पावर है ये हवा की ताकत है कि हवा भरी है टायर के अंदर, तो हम आराम से इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं, गाड़ी हमारी मूव कर पा रही है, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छी। तो सब चीजों में बहुत ज्यादा ताकत है, पानी के अंदर बड़ी ताकत है। इस ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है जब कहीं कोई त्रासदी आती है, जैसे सुनामी वगैरह आती है, तब पता चलता है यार कितनी ताकत इस पानी के अंदर, ठीक है ना। जैसे अभी लीबिया में जो बाढ़ आई थी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ना, लीबिया में आई थी, पूरा शहर ही गायब कर दिया, पूरा एक शहर गायब हो गया, ठीक है ना, सब उड़ा के ले गई, पानी सब भाग ले गया, ठीक है ना। कारें ट्रक ऐसे जाते हैं माचिस की डिब्बी टहल रही हो, ठीक है ना, पानी में, समझ में आ रही बात ना, ऐसे उड़ा देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो पानी की ताकत का मैं अंदाजा दिखा रहा हूं आपको, प्रेशर का अंदाजा, ये मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आ गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आएगा तो अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, समझ में आ रही बात ना। प्रेशर बढ़ेगा तो चीजों को तोड़ेगा, सिंपल। अब आप समझिए, मान लीजिए कि किसी एक पाइप के ऊपर, किसी एक पाइप में पानी भरा हुआ है, उस पाइप में भरे हुए पानी पे आप बाहर से क्या लगा रहे हो, मान लो कोई पिस्टन डाल के प्रेशर लगा रहे हो और आगे से उसको बंद कर दिया। तो ये कहना, पास्कल कहना ये चाहता था कि आप तो प्रेशर लगा रहे हो ऐसे समझिएगा। मान लीजिए ये एक पाइप है जो कि आगे से बंद है, इसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, क्लियर। इसने कहा अगर आपने यहां कोई पिस्टन लगाकर, इस पिस्टन पर प्रेशर डाला, इस पे प्रेशर डाला, तो हम तो प्रेशर ऐसे फ्रंट में ऐसे लगा रहे हैं ना, फॉरवर्ड। लेकिन पास्कल का कहना है कि जब हम किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे कोई प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड मतलब बिना घटे बढ़े, बिल्कुल भी चेंज हुए बगैर उसके हर एक पार्ट में ट्रांसमिट हो जाता है, बिल्कुल बराबर पड़ेगा, ठीक है ना, समझ मेरी बात ना। हाँ, मतलब कहने का अगर आपने इधर 5 पास्कल है, सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चे, ध्यान लगा, अगर आपने यहां 10 पास्कल का प्रेशर डाला तो इस तली को भी 10 पास्कल का प्रेशर महसूस हो रहा होगा और इसको भी 10 पास्कल एक्स्ट्रा, जितना अभी लग रहा है वो तो लग ही रहा है, अभी भी तो लिक्विड प्रेशर डाल रहा होगा, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो वो प्रेशर एवरी डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शंस,
ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब यहां से चलने वाला प्रेशर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, हर तरफ ट्रांसमिट होगा। बोलो बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट। नहीं समझे? ये जो 10 पास्कल का प्रेशर आपने यहां से एक्सर्ट किया, तली पर भी 10 पास्कल, किनारों पर भी 10 पास्कल बढ़ जाएगा। जितना पहले पढ़ा था उतना इसके अलावा बढ़ जाएगा, जितना आप एक्स्ट्रा लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा। आपने इसको 20 कर दिया, हर तरफ 20 पास्कल ट्रांसमिट हो जाएगा, हर तरफ। इस एक्सपेरिमेंट को भी करेंगे। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है ना? रुक जाओ भाई, कुछ समस्या है? ठीक है।